जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 6th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.6 और आज का टॉपिक है हमारा एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और अ लिफ्ट। एलिवेटर को ही हम लिफ्ट भी बोलते हैं। एलिवेटर मतलब जो एलिवेट करता हो, उठाता हो। यहां पर हमें ये देखना है कि एपरेंट वेट की बात करेंगे, एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट हम किसे बोल रहे हैं, एक्चुअल वेट किसे बोल रहे हैं। देखो बच्चों, एक्चुअल वेट हम उसे बोलते हैं, जैसे मान लो आपने कोई वेइंग मशीन को रख दी, अर्थ सरफेस पे रख दिया या ऐसी जगह रख दिया जहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा और आप उस वेइंग मशीन पर खड़े हो गए और अपना वेट मेजर कर रहे हो, तो वो जो वेइंग मशीन वेट दिखाएगी वो आपका एक्चुअल वेट दिखाएगा। लेकिन ऐसा होगा जैसे आपने अपनी वेइंग मशीन को, वेट मेजर करने की मशीन को किसी लिफ्ट में रख दिया। अब वो लिफ्ट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी एक्सेलरेट होकर ऊपर जा रही है, कभी एक्सेलरेट होकर नीचे जा रही है। उस कंडीशन में वो वेइंग मशीन कितना वेट दिखाएगी उसकी बात करें, उसको हम क्या बोले, एपरेंट वेट। ठीक है, अब समझना। अब केस ये है हमारे पास कि यहां पर हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट में हमने रख दी अपनी वेइंग मशीन, यानी वेट मेजर करने की मशीन, और उस पर एक बालक को हमने ऐसे खड़ा कर दिया। बालक इस पे खड़ा, अब उसका जो है वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। वेट तो नीचे की तरफ लगता है, तो ये जो वेइंग मशीन है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ प्रोवाइड करेगी, ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ये आर हो गया। और ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब जैसे इसमें तरीका क्या होता है इक्वेशन बनाने का कि भाई तो नॉर्मल रिएक्शन, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वही एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है। कहते हैं एवरी एक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो आर है ये नॉर्मल रिएक्शन, जो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है उसी को बोल रहा है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं इस आर को क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसके सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। अभी जैसे मान लो ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जो बच्चा इसमें खड़ा है तो उसके सर पे, यानी कि उसके सर से मैं अगर ऐसा एंगल बनाऊं तो कैसा बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ये जो पूरी लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से। तो हम इसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझना है। बाद में डायरेक्ट भी बता दूंगा कि डायरेक्ट आपको कैसे याद करना है, ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसमें आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ठोको। सही है। अब देखो क्या है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है वेट से। अब आप बोलो भाई क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हम ये बोल रहे हैं आर इसको ऊपर ले जा रहा है और वेट से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा तो पा नहीं रहा है, तो ऊपर ही जा रहा है क्योंकि लिफ्ट ही ऊपर जा रही है। तो हमने कहा भाई आर जो है वो ज्यादा है, आर में से माइनस कर दिया ये वेट mg। अब जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल रिएक्शन, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, वेट की भी न्यूटन होती है। अब ये न्यूटन है, ये न्यूटन, इन दोनों में से जब डिफरेंस करेंगे, जब ये हम कह रहे हैं ये ज़्यादा है ये कम है, तो कुछ डिफरेंस की वैल्यू आएगी, यानी कि इसमें से माइनस करने पे कुछ मिलेगा। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, वेट भी एक टाइप का फोर्स है। ये फोर्स में से ये फोर्स माइनस किया तो आएगा फोर्स, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एफ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे m इंटू ए। तो m क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास, यानी कि जो ये बच्चा खड़ा हुआ है इसका मास m है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। समझ में आया कैसे बनाया हमने। देखो नॉर्मल रिएक्शन ये हमारा फोर्स, क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन है। वेट ये भी एक फोर्स, एक फोर्स में दूसरा फोर्स माइनस करा तो आया फोर्स, फोर्स ना लिख के m इंटू ए कर दिया। अब हमें r निकालना है, r निकालना है तो क्या होगा, ये mg राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा mg और प्लस ma हो जाएगा। अब इसमें m कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा mg प्लस a। बात समझ में आया। तो देखो हमें बहुत आसानी ये वाला याद कर लेना, बड़ा आसान है। क्या याद कर लेना कि mg प्लस a, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये आर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये वेइंग मशीन जो डिस्प्ले पर रीडिंग दिखाएगी तुम्हें, जो तुम्हें वेट दिखाएगी,
वो आर है यहाँ पर। वेग मशीन जो तुम्हें वेट दिखाएगी वो क्या है, यहाँ पर आर है। तो अगर कोई लिफ्ट में किसी वेग मशीन को रख दिया और उस पर कोई खड़ा हो गया और लिफ्ट जो है एक्सेलरेट होकर ऊपर जा रही है, तो उस कंडीशन में वो वेग मशीन उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट दिखाएगी, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात आ गई समझ में। अब दूसरा केस है। दूसरा केस ये है, अब इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, देखना। अभी ये मान लिया ये लिफ्ट क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो क्या होगा, देखो तो वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन था इसका डायरेक्शन कहाँ हो गया, इस बार नीचे की तरफ हो गया। तो ये हमने फर्स्ट केस ले लिया। अब हम दूसरा केस समझें। दूसरा केस, अब इसमें क्या हो रहा है, जब हम ये बोल रहे हैं कि ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो हम ये बोल रहे हैं वेट से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। लेकिन क्योंकि अब ये लिफ्ट नीचे जा रही है तो हम बोल रहे हैं ये वेट ज़्यादा है। तो हमने क्या करा, इस बार वेट में से माइनस कर दिया नॉर्मल रिएक्शन, वेट में से माइनस कर दिया नॉर्मल रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने बताया, वेट इज अ फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स, ये दो फोर्स हैं। तो फोर्स में से फोर्स माइनस करेगा तो आएगा फोर्स, लेकिन हम फोर्स नहीं लिखेंगे। हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर, हम इसकी जगह लिखेंगे m इंटू ए। हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, m इंटू ए। ठीक है। अब हमें निकालना क्या, r निकालना। तो r को इधर ले गए तो हम क्या हो गए, m g माइनस एम ए इक्वल्स टू आर आ गया। तो हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू, इन दोनों में से m कॉमन ले लो, m g माइनस ए, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला होगा। तो अगर लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से, सॉरी ये नीचे की तरफ आ रही है, अगर लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, उस कंडीशन में ये बच्चा अगर उस वेग मशीन पे खड़ा है, तो वेग मशीन इस बच्चे का कितना वेट दिखाएगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मिल गया आपको। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखो। अब तीसरा केस मान लें, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, मान लो ये लिफ्ट ऊपर ही जा रही है, और कैसे जा रही है, इस बार ये v कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट। अभी तो एक्सेलरेट होकर ऊपर जा रही थी पहले केस में, फिर एक्सेलरेट होकर नीचे जा रही। इस बार v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये ऊपर जाएगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगी, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऊपर जाने लगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगी, उस कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। उस केस में हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही, तो ए तो अब जीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये m और g, और ये a जीरो हो गया। तो ये किसके लिए हो गया, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तब, या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तब वो वेग मशीन कितना वेट दिखाएगी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो देखो जब वो एक्सेलरेट करके नीचे आ रही थी तो क्या फॉर्मूला था, ये वाला। तो हमने लगाया 4, तो ये लगा दिया r। अब इसमें ये वाला फिर a जीरो कर दो, तो क्या हो जाएगा, m g माइनस जीरो करोगे तो वो रहेगा इतना ही। तो अगर लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो इस फॉर्मूले से आप वो वेग मशीन कितना रीडिंग देगी उस ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। अब एक और केस है कि मान लो वो लिफ्ट रुकी हुई है। और जब रुकी हुई है तो क्या है, उसमें भी वही बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, यानी ए जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एम जी। बात समझ में आ गई। ये किस केस में हो गया, जब हमारी लिफ्ट रेस्ट में। तो ये कुछ फॉर्मूले थे कि कोई लिफ्ट है, एक्सेलरेट होकर ऊपर जा रही है और लिफ्ट के अंदर कोई वेग मशीन रखी है, उस पर कुछ ऑब्जेक्ट हमने धर दिया, तो वो वेग मशीन कितना वेट दिखाएगी
ऊपर जा रही है एक्सेलरेट होकर तो कितना दिखाएगी, नीचे जा रही है एक्सेलरेट होकर तो कितना दिखाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो कितना दिखाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है कितना दिखाएगी, और लिफ्ट रुकी हुई है तो वो कितना वेट दिखाएगी। इतना समझ में आ गया 5 पॉइंट। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन। अब देखो नोट कर लो, अब इससे करेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है इसमें कि आप इस तरीके से फॉर्मूला बना रहे हैं। जो फॉर्मूला मैंने अभी बॉक्स में कर दिया था वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब देखो एक चीज है, इसमें क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इस तरीके, उन्होंने कह रहे कि एक सिंपल पेंडुलम है। अब एक सिंपल पेंडुलम है, वो किसी लिफ्ट में रखा हुआ है। सिंपल पेंडुलम जो है वो किसी लिफ्ट में है, ऐसा लटका दिया हमने सिंपल पेंडुलम, और ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है, ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है, ठीक है, कोई भी कंडीशन है इसकी। तो उन्होंने कहा इसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ सरफेस पर जब इसे ऑसिलेट करा रहे थे तो इसका टाइम पीरियड था 2 पाई √L/g, ये था L/g। तो क्वेश्चन ये था, उन्होंने कहा अगर इसको हमने पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर रख दिया और ये लिफ्ट एक्सेलरेट होकर ऊपर जाए तो टाइम पीरियड में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा। मतलब जब ये लिफ्ट रुकी हुई थी उस कंडीशन में इतना टाइम पीरियड था, या अर्थ सरफेस पे था ये पेंडुलम तब इतना टाइम पीरियड था। लेकिन जब कहा इसको लिफ्ट में रखा और लिफ्ट चल रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तब टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका टाइम पीरियड बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 2 पाई। अब आप ध्यान करो कि आपको करना क्या है, जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन वाला फॉर्मूला समझो, mg+a करते थे नहीं करते थे, यानी कि ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा था आप r निकाल रहे थे तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया, g+a, मतलब g के इसकी बात कर रहे हैं, इस g में ऐड कर दिया। तो यहां पर भी क्या करना है, g में, यहां पर g में हमें a को ऐड कर देना है कि L/g+a। बस ये करना बड़ा आसानी से। ये जो ऊपर जा रही थी एक्सेलरेशन से, जब लिफ्ट नीचे आ रही थी तो फॉर्मूला क्या था, mg-a, ये नीचे a एक्सेलरेशन से। अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेट होकर, उस समय टाइम पीरियड पूछा है तो हम क्या करेंगे, t = 2 पाई √L/g-a। तो देखो कितने आसानी से ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर लिफ्ट रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही, उस कंडीशन में r किसके बराबर था, mg के बराबर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ g था, a था ही नहीं क्योंकि रुकी हुई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। तो उस कंडीशन में अगर लिफ्ट रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे जा रही है, उस कंडीशन में टाइम पीरियड निकालने की बात करें तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें a की कोई जरूरत नहीं ऐड करने या माइनस करने की। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप अब देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। एक बंदर है जो 40 किलो का है, हेल्दी बंदर है, बढ़िया, और वो एक रस्से पे लटका हुआ है। बात समझ, वो क्या कर रहा है, एक रस्से पे लटका हुआ है और रस्से का टेंशन दे रखा है। रस्से का क्या दे रखा है, उसमें टेंशन दे रखा है। मैं बताता, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5.33। ऐसे एक रस्सा दे रखा है और इस तरीके से, और इस पर एक बंदर है, ये बंदर, ठीक है। और इस बंदर का जो वेट दे रखा है, वेट ऑफ द मंकी है हमारा 40 किलो, हेल्दी बंदर। और इस रस्सी, जो रस्सी टांग रखा है, लटका रखा है, इसका टेंशन दे रखा है 600 न्यूटन। बोला गया है 600 न्यूटन तक का ये फोर्स ये रस्सी सह सकती है।
600 न्यूटन तक का फोर्स ये रस्सी सह सकती है, यानी कि इससे ज़्यादा का टेंशन अगर इस रस्सी में प्रोड्यूस हुआ तो टूट जाएगा। अब बंदर मजे ले रहा है, बंदर कभी रस्सी पे लटक के ऊपर जा रहा है, कभी बंदर रस्सी को से नीचे आ रहा है, इस तरीके में मजे ले रहा है। तो कह रहा है किस कंडीशन में बंदर के लिए खतरा है, यानी कि किस कंडीशन में बंदर गिर सकता है, ये रस्सी टूट सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो 600 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन ये रस्सी सह नहीं सकती। अगर इससे ज़्यादा का टेंशन प्रोड्यूस हो गया या फोर्स प्रोड्यूस हो गया तो रस्सी टूट जाएगा। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि बंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पहला पार्ट क्या है कि बोले बंदर जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो जब बंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो इस रस्सी में कितना टेंशन, कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। बस आर लिखते थे हम अभी क्या लिख रहे थे, नॉर्मल डेंसिटी का टी लिख देंगे, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। देखो वही फॉर्मूला है जो अभी लिफ्ट वाला हमने पढ़ा, हमने यहाँ पे आर लिख रहे थे, आर ना लिख कर टी लिख दिया। अब टेंशन की बात करना है, कितना इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगा जिसमें बंदर लटका है, मजे ले रहा है बंदर। तो बंदर का मास कितना है भाई, बंदर तो हमारा 40 किलो का है और जी की वैल्यू हमें ले लेना है 10। अगर 9.8 दे रखा हो तो आप 9.8 ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं, वो तो जो वैल्यू दे रखा हम 10 ले लें। और यहाँ पर ये ले लिया है 6, ठीक है। ये ध्यान रखना जी की वैल्यू अगर दे नहीं रखा है तो आप 9.8 ही लेंगे, और अगर आपको दे रखा है तो आप 10 लेंगे। इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू हम लोगों को 10 दे रखा है, क्वेश्चन में जी की वैल्यू हमें 10 दे रखा है, इसलिए 10 लिए। तो क्या आ गया, ये टेंशन कितना आ गया 40 और ये आ गया हमारा 16, तो ये टेंशन कितना आ गया 16,064, इतना न्यूटन आ गया। यानी कि पहले केस में बंदर के लिए खतरा, अगर बंदर इस एक्सेलरेशन से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर गया तो इस रस्सी में 640 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, रस्सी जाएगी टूट और बंदर को भी चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं उसके, ठीक है। वैसे एक बात है, वैसे बंदर इतनी आसानी से उसके हाथ पैर टूटते नहीं है, क्योंकि उसको पहले पता रहता है कि कहाँ पर किस कंडीशन में ये टूटेगा नहीं टूटेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है, बोले बंदर ऐसे चढ़ रहा है बोला। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा पार्ट उसमें बोला है आपसे कि बंदर इसी रस्सी पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तब टेंशन कितना होगा, तो टेंशन अब नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के केस में एक्सेलरेट होकर नीचे आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा जी माइनस ए। तो मास तो वही लिखा हमने 40 और जी की वैल्यू 10 माइनस और ए कितना ले लिया 4, तो कितना हो गया 40 और ये हो गया हमारा 6, तो ये हो गया हमारा 0 6 4 24। अब इतना न्यूटन, यानी कि इस बार बंदर हमारा सेफ है, बंदर हमारा सेफ है, क्योंकि जब वो एक्सेलरेट होकर आएगा इस एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो 240 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये इतना टेंशन प्रोड्यूस होगा इस रस्ते में, रस्सा टूटेगा नहीं, कि रस्से की कैपेसिटी कितनी है 600 न्यूटन। अब उसके बाद इसमें थर्ड पार्ट भी दे रखा है। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है कि अब बंदर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता है तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको जो अभी बताया था वो नॉर्मल रिएक्शन वाला वही फॉर्मूला लगाना है, बस आर की जगह टी लगा देना, कुछ नहीं करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा mg, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ पर ये हो जाएगा 40 × 10, जी की वैल्यू 10 दे रखी, क्वेश्चन में दे रखा इसलिए 10 लिए हैं, अगर नहीं दिया होता 9.80 लेते। तो ये हो गया हमारा 400। अब भी हमारा बंदर सेफ है, अब भी हमारा बंदर सेफ है। और लास्ट में हमारा बंदर जो है शाहरुख बन जाता है। अब क्या हो गया, अब इस बार बंदर क्या है, रास्ता छोड़ दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया और स्लिप करता आ रहा है बहुत तेजी से नीचे। तो जब बंदर रस्सी को छोड़ देगा, बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल फ्री कर दिया और स्लिप करता हो, तो अगर रस्सी को छोड़ा तो वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगा, क्योंकि उसने
रस्सी के चारों तरफ ऐसे, रस्सी ऐसे, हाथ ऐसे कर रखा है वैसे, ठीक है, बस उसने पकड़ नहीं रखा, वैसे हाथ कर लिया, बिल्कुल फ्री कर दिया रस्सी को। तो उस केस में क्या होगा, टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा। अब फॉर्मूला क्या, अब तो वो एक्सेलरेट होके नीचे आ रहा है, ग्रेविटी उसे खींच रही, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा G माइनस ए होता था फॉर्मूला जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता था कुछ एक्सेलरेशन से, तो अब इस ए की जगह भी G आ जाएगा क्योंकि वो तो फ्री फॉल कर रहा है। तो उस कंडीशन में जब ये G माइनस G जीरो हो जाएगा, टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन में रस्सी में कोई टेंशन नहीं प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आपने देख लिया कंडीशन में। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको समझ में आता है तो बड़े आसानी से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। तीन फॉर्मूले हैं, एक बार ऊपर जा रहा है तब कितना टेंशन होगा, ए एक्सेलरेशन से एक बार नीचे जा रहा है, ये हमारा नीचे वाला हो गया, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से तो कितना टेंशन होगा, और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, या रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में एक ही फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू mg, या अगर हम लिफ्ट की बात करें तो R इक्वल्स टू mg। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं फिनिश करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आपको एक लेक्चर बना दूंगा और उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत से पढ़ें, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।